हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे। हम लोग ये जो अपना MPPGSL की जो सीरीज चला रहे हैं, है ना, इसमें हमको मेजरमेंट को 4 दिन में कंप्लीट करना था। ठीक है ना, तो ये आज हमारा सेकेंड डे है और हम इसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चलो एक बार सभी लोग अपना ऑडियो और वीडियो कंफर्मेशन देंगे। जितने भी लोग यहाँ पे ज्वाइन कर चुके हैं, एक बार सभी लोग ऑडियो और वीडियो कंफर्म करिए। एम आई प्रॉपरली ऑडिबल एंड विजिबल? क्या सभी लोग मुझे प्रॉपर देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं? बोलिए। चलिए, ओके, बहुत बढ़िया, सब कुछ क्लियर है। मैं क्लास को यहाँ पे अभी स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, फाइन, ऑल क्लियर, बहुत बढ़िया। मैं यहाँ पे क्लास को अभी स्टार्ट करता हूँ, जस्ट सेकेंड। हम लोग यहाँ तक सब कुछ पढ़ चुके थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ, हमारे पास जो मीटर्स होते हैं, है ना, हमारे पास जो मीटर्स होते हैं, उन मीटर्स में कौन कौन से हमको टॉर्क चाहिए रहते हैं, एक क्वेश्चन ये भी बनता है। हमारे मीटर्स में हमको कितने तरह के टॉर्क चाहिए रहते हैं, उसके बारे में डिस्कशन थोड़ा करते हैं। क्योंकि अब अगर हमको मीटर पढ़ना, तो मीटर में एक क्वेश्चन तो बनता ही है ना, हमको हर एक मीटर में टॉर्क चाहिए। तो कितने तरह के टॉर्क चाहिए, क्या क्या हमको चीज़ें नेसेसरी होती हैं, वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो जब बात होती है टॉर्क की, जब बात होती है टॉर्क की, तो हमको अपने इंस्ट्रूमेंट में 3 प्रकार के टॉर्क चाहिए रहते हैं। कौन कौन से टॉर्क बताए मैंने आपको? 3 टॉर्क कौन कौन से हैं? 3 टॉर्क है हमारे पास। एक है हमारे पास डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, जिसको बोलते हैं TD। टी, ये होता है हमारा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, है ना। पूरा फुल फॉर्म मत लिखा, समझ जाओगे आप। कोई कुछ बोलना चाह रहा है, व्हाट्सएप वाला फॉर्मूला लिखा दो। हाँ, लिखा दूंगा, क्लास के बाद लिखा दूंगा साहब। ठीक है, मतलब क्लास एक बार ऐसा हो जाएगा ना, तो वो लिखा दूंगा। जो व्हाट्सएप में फॉर्मूला दिया था उसको लिखा दूंगा। अभी इस पे आ जाओ, जब क्लास एंड होने वाली है तब मैं उस पर अपडेट कर दूंगा। ये हो गया आपका TD। एक होता है TD, एक होता है आपके पास यहाँ पे TC। TC मतलब कंट्रोलिंग टॉर्क। एक होता है आपका डैम्पिंग टॉर्क। ये 3 टॉर्क हमको चाहिए होते हैं मीटर की वर्किंग के लिए। ठीक है, बात करते हैं थोड़ा सा TD के बारे में। तो TD क्या करता है हमारे पास यहाँ पे, बताओ जरा। TD हमको देता है रोटेशन। TD क्या करता है हमारा यहाँ पे, जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है, वो देता है हमको क्या, रोटेशन ऑफ पॉइंटर। ये वो क्या देता है, रोटेशन ऑफ पॉइंटर। और ये कहीं ना कहीं आपका जो TD है ना, कहीं ना कहीं ये आपका DC मोटर विथ लिमिटेड रोटेशन के जैसा होता है। मतलब DC मोटर जैसे काम करेगा विथ लिमिटेड रोटेशन, इसको बोल सकते हो लाइक। ये क्वेश्चन बना उसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ये कैसा काम करता है, लाइक DC मोटर लिमिटेड रोटेशन। ठीक है, और TD की जो डायरेक्शन होती है, TD का जो मैग्नीट्यूड है एंड डायरेक्शन है ना, वो आपके करंट के या वोल्टेज जो आप प्रोवाइड करोगे उसके प्रोपोर्शनल होता है। तो क्या बोला मैंने यहाँ पे, जो मैग्नीट्यूड है एंड डायरेक्शन है, वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, किसके प्रोपोर्शनल होता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, ओके, यहां तक तो बात क्लियर हुआ। अब बात आती है हमारे पास TC कंट्रोलिंग टॉर्क की। ठीक है ना, तो कंट्रोलिंग टॉर्क हम अपने मीटर में 2 तरीके से लगा सकते हैं। पहली बात तो हमारा कंट्रोल टॉर्क करता क्या है, कंट्रोलिंग टॉर्क का मतलब है पॉइंटर को जीरो पे रोकना, मतलब पॉइंटर को फाइनल वैल्यू पे रोकना। ये किसका काम है, ये आपके TC का काम है, कंट्रोलिंग टॉर्क का काम। स्टॉप पॉइंटर एट फाइनल वैल्यू, पॉइंटर को स्टॉप करना है, रोकना है, स्टॉप करना है
पॉइंटर को फाइनल वैल्यू पे। ये काम किसका है? आपका टीसी का। दूसरा एक चीज आपको जो टीसी के लिए पता होना चाहिए कि जब फाइनल वैल्यू पे आप होगे तो हमेशा से ही जो मॉड ऑफ टीडी है, मतलब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है, वो हमेशा से ही मॉड ऑफ टीसी के बराबर होता है। मतलब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क हमेशा ही कंट्रोलिंग टॉर्क के बराबर होगा, है ना, एट फाइनल वैल्यू। अच्छा, टीसी का एक काम और है, जैसे मान लो पॉइंटर आपका 10 एम्पियर शो कर रहा है, अगर आप सप्लाई डिस्कनेक्ट करोगे तो पॉइंटर को जीरो पे रिवर्ट लाने वाला था। आप सप्लाई डिस्कनेक्ट तो पॉइंटर 10 रह जाएगा, वो कहाँ पे आएगा? जीरो पे आ जाएगा। तो पॉइंटर को रिटर्न्स करता है जीरो पे व्हेन सप्लाई डिस्कनेक्टेड। ये भी कंट्रोलिंग टॉर्क का काम है। लेता हूं यहाँ पे मैं, रिटर्न करता है पॉइंटर को जीरो, रिटर्न पॉइंटर टू जीरो व्हेन डिस्कनेक्टेड। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताई कहानी किसके बारे में? जस्ट सेकेंड, ये मैंने आपको कहानी बताई टीसी के बारे में। ठीक है, ओके, ठीक है, ओके। टीसी हम अपने इंस्ट्रूमेंट में दो तरीके से लगा सकते हैं। कंट्रोलिंग टॉर्क, देखो टीडी लगाने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन टीसी लगाने के सिर्फ दो ही तरीके हैं हमारे पास हैं। एक है हमारे पास टीसी लगाते हैं किससे? स्प्रिंग कंट्रोल से। तो जब कभी हम स्प्रिंग कंट्रोल से लगाएंगे तो टीसी की वैल्यू बराबर होती है किसके बराबर? के सी इंटू थीटा के बराबर। ठीक है, और और हमारे पास जो दूसरा है टीसी लगाने का तरीका, वो है अपना ग्रेविटी कंट्रोल। हम ग्रेविटी से भी लगा सकते हैं, है ना। उसमें हमारा जो टीसी होता है वो आपका होता है किसके बराबर? वो हमारा होता है के इंटू साइन थीटा के बराबर। ठीक है, हमको स्प्रिंग कंट्रोल से जो हमको स्केल मिलती है ना, लीनियरिटी की बात करें, हम स्केल की बात करते हैं, तो अगर हम बात करें स्केल, तो हमको जो स्प्रिंग से मिलेगी जो, वो क्या हो सकता है? दोनों हो सकता है। स्प्रिंग कंट्रोल से हमको लीनियर एंड नॉन लीनियर दोनों टाइप की स्केल मिल सकती है, लेकिन ग्रेविटी से हमको हमेशा नॉन लीनियर स्केल मिलेगी। ठीक है, इसको थोड़ा सा आगे लिख दूंगा मैं, स्पेस कम है ना ये। अच्छा, टीसी के बारे में एक चीज आपको याद रखना है कि कंट्रोलिंग टॉर्क कुछ मीटर्स में अपसेंट होता है। वो कौन कौन से मीटर है? तो आपको यहाँ पे मैं नाम देता हूँ। एक है आपके पास पावर फैक्टर मीटर, याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत बार बन चुके हैं। पावर फैक्टर मीटर हो गया। एक और है मेगर और फ्रीक्वेंसी मीटर। मेगर एंड आपके पास है फ्रीक्वेंसी मीटर। इनमें आपके पास क्या होता है? टीसी अपसेंट होता है, टीसी अपसेंट होता है। तो ये मैंने आपको कंट्रोलिंग टॉर्क के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए। इतना बता दिया है कि इससे आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। क्या क्या बताया मैंने, फिर से रिकॉल कर देता हूँ। आपके मीटर में जो कंट्रोलिंग टॉर्क है उसका पर्पस क्या है, उसका काम क्या है? उसका काम है, कंट्रोलिंग टॉर्क का काम होता है, बट सर मेगर में स्प्रिंग कंट्रोल दिया जाता है। बायजू पर एक क्वेश्चन देखा था, देखो हमारे पास जो मेगर में हम लोग स्प्रिंग लगाते हैं ना, उसका पर्पस ये नहीं है कि वो कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोवाइड करे, वो किसी दूसरे पर्पस के लिए लगाया गया। जब हम उसको डिस्कस करेंगे तो मैं बताऊंगा आपको, है ना।
मैंने मेगर आपको पढ़ाता भी हूँ, अभी डिस्कस भी करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो मैं बताऊंगा कि वहां पे जो स्प्रिंग लगी भी है उसका पर्पज कंट्रोलिंग टॉर्क के पर्पज से नहीं है, ठीक है। वो करंट को सिर्फ इन एंड आउट करने के लिए लगा हुआ है, मतलब सर्किट में लाने के लिए और बाहर ले जाने के लिए, बस उसका पर्पज इसके लिए नहीं है। अगर कोई ऐसा बोल रहा है कि हम लोग मेगर में कंट्रोलिंग टॉर्क लगाते हैं, तो नहीं लगाते, ये करेक्ट आंसर है, उसमें जरूरत ही नहीं है, रिक्वायरमेंट ही नहीं है, ठीक है। ओके, तो ये हो गया। हम लोग कंट्रोलिंग टॉर्क बारे में क्या बात कर रहे थे, कंट्रोलिंग टॉर्क के दो काम है, पॉइंटर को जीरो पे फाइनल वैल्यू पे रोकना, कैसे, टीडी इक्वल टू टीसी होता है, पॉइंटर को जीरो पे लाना, ये काम भी हो गया। दो तरह से लगा सकते हैं, स्प्रिंग कंट्रोल और ग्रेविटी कंट्रोल, और इन सब मीटर्स में कंट्रोलिंग टॉर्क आपका अपसेंट होता है, ठीक है। बात करते हैं लीनियरिटी की, थोड़ा सा यहाँ पे बात कर लेते हैं हम लोग किसके बारे में, लीनियरिटी, कि लीनियरिटी किसके लिए चाहिए किसके लिए नहीं चाहिए, उसके बारे में थोड़ा सा बात हम लोग करते हैं। जब बात हम लीनियरिटी की करते हैं, तो लीनियरिटी है ना, हम लोग दो तरीके से लगा, मतलब दो तरीके हमारे पास लीनियरिटी हो सकती है, तो लीनियर एक नॉन लीनियर, और जो लीनियरिटी है वो हमारे दो चीजों पर डिपेंड करती है। लीनियरिटी हमारी सबसे पहले डिपेंड करती है किस पे, आपका कंट्रोलिंग टॉर्क पे। कैसे, अगर मान लो हमारे पास यहाँ पे है कौन सा, स्प्रिंग कंट्रोल, एक हमारे पास यहाँ पे ग्रेविटी कंट्रोल, तो ग्रेविटी वाले में हमसे क्या मिल जाएगी हमेशा यहाँ पे, इसके नॉन, ये तो सबको पता है, इसमें तो हमको मिल जाएगी नॉन लीनियर। लेकिन स्प्रिंग कंट्रोल में भी हमारे पास चांसेस है कि लीनियर हो सकती है, और लीनियर किस पे चीज डिपेंड करेगा, अगर आपने स्प्रिंग कंट्रोल लगाए फिर आप ये चेक करोगे कि वहां पे आपने जो क्या लगाया है, आपने यहाँ पे जो लगाया है क्या, टीडी डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, वो क्या है, अगर टीडी यहाँ पे प्रोपोर्शनल है या तो करंट के, या फिर प्रोपोर्शनल है वोल्टेज के, या प्रोपोर्शनल है पावर के, तब हो जाएगी आपकी इसकी लीनियर। लेकिन अगर यहाँ पे आपका ये प्रोपोर्शनल है किसके, आई स्क्वायर के, वी स्क्वायर के, या पी स्क्वायर के, या फिर साइन आई के, तब इस केस में आपकी स्केल हो जाएगी यहाँ पे नॉन लीनियर। ये है लीनियरिटी का इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट, आसान भाषा में अगर बोलें तो लीनियरिटी का कॉन्सेप्ट ये है, ठीक है। ओके, तो ये हो गया आपका कंट्रोलिंग टॉर्क के बारे में, टीडी के बारे में। एक आता है डैम्पिंग टॉर्क, टीडी, है ना, इसको बोलते हैं टीडी मतलब डैम्पिंग टॉर्क। तो अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, टीडी मतलब डैम्पिंग टॉर्क के बारे में, तो उसको हम बोलते हैं आपका डैम्पिंग टॉर्क। उसका काम क्या है, आपके पॉइंटर में जो ऑसिलेशंस आ रहे हैं, डैम्पिंग का काम, चाहे वो मशीन हो, चाहे वो मेजरमेंट हो, कहीं पे भी चले जाओ, डैम्पिंग का काम होता है ऑसिलेशंस को कम करना। आपके अल्टरनेटर में भी आप लोग डैम्पिंग टॉर्क पढ़ते थे, डैम्पर वाइंडिंग पढ़ते थे, उसका काम भी था हंटिंग को रोकना। हंटिंग क्या था, ऑसिलेशंस थे पॉइंटर मतलब आपके मशीन मोटर के। वैसे यहाँ पे जो टीडी है डैम्पिंग टॉर्क है, उसका काम क्या है, जो पॉइंटर में ऑसिलेशंस आते हैं, कब आते हैं, जब आपकी टीडी और टीसी के बीच में फाइट होती है, उस केस में, ठीक है। तो टीडी का काम क्या है यहाँ पे, डैम्प आउट ऑसिलेशन, डैम्प आउट ऑसिलेशन, ऑसिलेशंस को कम करने वाला इसका काम, ठीक है। ओके, अगर हमने टीडी लगाया है तो हमारा मीटर क्या हो जाएगा, जल्दी सेटल हो जाएगा फाइनल वैल्यू पे। लिखना आप लोग यहाँ पे, पॉइंटर सेटल्स फाइनल वैल्यू इन लेस टाइम, ऐसा लिख लो, पॉइंटर सेटल्स इन लेस टाइम। आपका पॉइंटर कम समय में सेटल हो जाता है। ये हो गया टीडी मतलब डैम्पिंग टॉर्क के बारे में।
याद रखना डैम्पिंग टॉर्क को टीडी लिखते हैं, कैपिटल डी, यहाँ पे स्मॉल डी। ठीक है, ओके। हम टीडी को तीन तरीके से लगा सकते हैं। ठीक है, एक चीज और, एक क्वेश्चन बनता है, ऐसा कौन सा टॉर्क है जिसके बिना हमारा मीटर काम कर सकता है, टीडी, टीसी या डैम्पिंग टॉर्क। तो डैम्पिंग टॉर्क के बिना हमारा मीटर काम कर सकता है। मीटर कैन ऑपरेट विदाउट इट लिखना, मीटर कैन ऑपरेट विदाउट इट। हमारा मीटर इसके बिना काम कर सकता है, टीडी के बिना हमारा मीटर काम कर सकता है। ठीक है, हम टीडी को कितने तरीके से लगा सकते हैं, तीन तरीके से लगा सकते हैं। टीडी को लगाने के तीन तरीके हैं। वो तीन तरीके कौन कौन से हैं मैं आपको बताता हूं। टीडी को लगाने के तीन तरीके, एक है हमारे पास एडी, एडी करंट डैम्पिंग। एक है हमारे पास यहां पे एक है हमारे पास यहां पे एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग, एयर फ्रिक्शन। और एक है हमारे पास यहां पे फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग। फ्लूइड फ्रिक्शन है ना, तो तीन तरीके से हम लोग डैम्पिंग लगा सकते हैं। अच्छा, इनका इफेक्टिव पूछा था कि इनमें से ज्यादा इफेक्टिव कौन सा होता है, तो सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है यहाँ पे, वो होता है आपका एडी करंट डैम्पिंग। सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है यहाँ पे एडी करंट डैम्पिंग। ठीक है, उसके बाद एडी करंट डैम्पिंग के बाद जो इफेक्टिवनेस में आता है वो आता है फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग। फिर उसके बाद आता है आपका एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग। मतलब सबसे ज्यादा इफेक्टिव कौन सा है आपका, एडी करंट, फिर फ्लूइड, फिर आपका एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग। एडी करंट डैम्पिंग वहां पे लगाई जाती है जहां पे क्या हो, आपके पास स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। कहां पे लगाया जाता है आपका, जब आपके पास क्या होता है, हमेशा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा तब आप इसको लगाते हो। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होने पे आप एडी करंट डैम्पिंग को लगाते हो। और एडी करंट डैम्पिंग हम कहां पे लगाते हैं, एक मीटर को कहीं बात करें तो ऐसे लिखता हूं मैं, जब आपके पास मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, हाई होगा, मतलब ज्यादा होगा, तब आप इसको लगाते हो। ठीक है, एडी करंट डैम्पिंग कब लगाते हैं, जब मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा। और इसको हम लगाते हैं कौन से मीटर में, पीएमएमसी मीटर में हम इसको लगाते हैं। पीएमएमसी मीटर में हम इसको लगाते हैं। ठीक है, और एडी करंट डैम्पिंग और हम कहाँ पे लगाते हैं, तो एक हमारे पास होता है क्या, एनर्जी मीटर। एनर्जी मीटर में एडी करंट डैम्पिंग नहीं होता है, वहां पे एडी करंट का कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है ना, टॉर्क के लिए आता है। तो ऐसा क्वेश्चन में पूछा गया एक दो बार, तो आप याद रखना, आपके एनर्जी मीटर में डैम्पिंग टॉर्क की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। लेकिन तब भी एक आध क्वेश्चन पूछा गया था कि एनर्जी मीटर में कौन सी डैम्पिंग टॉर्क लगाई जाती है, तो आप क्या बोलोगे, एडी करंट डैम्पिंग। वहां पे वो एडी करंट का काम डैम्पिंग के लिए नहीं है, वो डिस्क के रोटेशन के लिए है। बट तब भी अगर क्वेश्चन पूछ लिया गया तो आप वहां पे एनर्जी मीटर बोल सकते हो। एनर्जी मीटर हो गया। और बात करें तो क्या है आपके पास, एक होता है आपका हार्ड वायर इंस्ट्रूमेंट। कौन सा, हॉट वायर नहीं, हार्ड वायर, उसमें भी आप इसको यूज कर सकते हो। हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है ये, ना कभी आज तक क्वेश्चन बना है, बट तभी मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया आपका एडी करंट डैम्पिंग के बारे में।
बात करते हैं एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग, वहां पे लगाया जाता है जहां पे आपका मैग्नेटिक फील्ड वीक होता है। कहां पे लगाया जाता है आपका एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग? जहां पे आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? वीक। जहां पे मैग्नेटिक फील्ड वीक होगा वहां पे आप लगाते हैं एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग। ठीक है। इसमें क्या होता है, एयर फ्रिक्शन में आप एक पिस्टन का यूज करते हैं और एयर के फोर्स का यूज करते हैं, है ना? क्या बोला मैंने? यहाँ पे एक पिस्टन होगा एंड एयर फोर्स इज यूज, एयर फोर्स। अब वो एयर फोर्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना? आप ऐसा मत समझ जाना कि एयर फोर्स बुला दी साहब आपने यहाँ पे, तो छोटी सी बात पे। ठीक है, तो ये हो गया। हम एयर फ्रिक्शन में एक पिस्टन होगा जिसमें हम लोग एयर के फोर्स का यूज करके हम क्या प्रोवाइड करेंगे? डैम्पिंग प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, ओके। और ये सबसे लेस इफेक्टिव डैम्पिंग मानी जाती है, लेकिन अच्छी सस्ती डैम्पिंग है। इस वजह से अगर हम बात करें तो इसका हम बहुत जगह यूज करते हैं। कहाँ कहाँ पे हम इसका यूज करते हैं देखना आप लोग, मैं लिख देता हूँ। आपका मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में इसका यूज करते हैं, ईडीएम में इसका इंस्ट्रूमेंट यूज का यूज करते हैं, है ना? आपका मेगर में इसका यूज करते हैं। इन सभी मीटर्स में हम आपके एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग का यूज करते हैं। ठीक है, बात करते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग का। तो फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग वहां पे यूज होता है जहां पे आपके पास क्या बोलते हैं, फ्लूइड वगैरह हो, मतलब कहीं पे वोल्टेज वाला अगर फिनोमिना हो रहा है। मतलब आप ये मान चलो, इसका तो एक ही जगह यूज होता है, ईएसपी में, इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर, है ना? अब इसका रीजन मैं नहीं बताऊंगा, आपको लेक्चर देखना पड़ेगा, वहां पे आपको समझ में आ जाएगा भाई ईएसपी में क्यों यूज करते हैं। और फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग जहां पे लगाते हैं वो इंस्ट्रूमेंट हमारा क्या होता है? नॉट पोर्टेबल। ये हमारा इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? नॉट पोर्टेबल, क्योंकि उसमें ऑयल वगैरह भरा रहता है। और दूसरी चीज ये आपका क्या होता है? वर्टिकल पोजीशन में हमको रखना पड़ता है इसको हमेशा, इसको हमको हमेशा वर्टिकल पोजीशन में रखना पड़ता है। ये वर्टिकल का साइन ऐसा होता है ना, ये मतलब समझ जाना कि इंस्ट्रूमेंट को हमेशा वर्टिकल पोजीशन में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा डैम्पिंग के बारे में। हाँ, हॉट वायर एंड थर्मोकपल ऑल्सो। गैल्वेनोमीटर ही पीएमएमसी है यार, है ना? रेक्टिफायर इंस्ट्रूमेंट कोई इंस्ट्रूमेंट है ही नहीं, मैंने पहले ही बताया। रेक्टिफायर इंस्ट्रूमेंट कोई नया इंस्ट्रूमेंट नहीं है। रेक्टिफायर तो एक क्या है, पीएमएमसी को यूज कर ले रहा है, बस हो गया, है ना? चलो, इतना क्लियर हुआ सभी को? बताओ जरा फटाक से। बहुत बढ़िया बात, बहुत अच्छी बात है। अगर इतना हो गया तो अच्छी बात है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा किसके बारे में? पीएमएमसी के बारे में। डिफ्लेक्टिंग मिनिमम होता है वहां पे भी लगता है ये। हाँ, ठीक है। चलो, एक बार जब क्वेश्चन सॉल्व करें तो और चीज समझ में आ जाएंगी, है ना? अब मैं आता हूं आपके कहाँ पे? पीएमएमसी पे, है ना? अब मुझे पीएमएमसी को इतने में कंप्लीट करना है, इतना और इतना में कंप्लीट करना है। ठीक है, देखो कैसे करते हैं। बात करते हैं पीएमएमसी की। पहले मैं अपने आप को थोड़ा साइड में कर लूँ, नहीं आप लोग को यहाँ पे डिस्टर्ब करूंगा मैं। ये मैं इधर आ हूँ, तो आप लोग को डिस्टर्बेंस ना करूँ। शॉर्ट नोट्स इतने शॉर्ट होने चाहिए यार कि आपको ज्यादा सोचना ना पड़े, है ना? शॉर्ट नोट तो बहुत बहुत सी शॉर्ट होने चाहिए। चलो, बात करते हैं अब हम लोग यहाँ पे पीएमएमसी की। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो कि हमारे पीएमएमसी का जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है वो क्या होता है? तो टीडी हमारा होता है यहाँ पे बी ना, BINA। ठीक है, टीसी हमारा होता है केसी इंटू थीटा। ठीक है, ये हमारा हो गया। क्या हो गया? टीडी एंड टीसी हमारा हो गया।
डिफ्लेक्टिंग टॉर्क एंड कंट्रोलिंग टॉर्क। जो पीएमएमसी है वो डीसी वैल्यू रीड करता है, एवरेज वैल्यू रीड करता है ना, और क्या बोलेंगे, इसका हाई टॉर्क टू वेट रेशियो इसका हाई होता है। ठीक है, ये हो गया पीएमसी के बारे में बताया। पीएमसी का टॉर्क बता दिया BINA, टी से के सी इंटू थीटा होता है, डीसी के लिए काम करता है, एवरेज वैल्यू रीड करता है, और टॉर्क टू वेट रेशियो आपका इसका हाई होता है, स्केल आपकी लीनियर होती है। दो लाइन में समझ में आया कितनी क्वेश्चन बता दिए मैंने। अगर आप इस दो लाइन को समझ पा रहे हो मतलब ये समझ जाओ पीएमएमसी के आपने लगभग कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अगर आपने ये दो क्वेश्चन को समझ, दो जो लाइन में लिखा मैंने, मतलब आपने पीएमएमसी के ऑलमोस्ट 20 से 30% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। टीडी का फॉर्मूला क्या होता है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का BINA, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, करंट, नंबर ऑफ टर्न्स, और आपका ये क्रॉस सेक्शन एरिया, केसी इंटू थीटा, ये हो गया। ठीक है, टी डीसी के लिए काम करता है, एवरेज वैल्यू रीड करता है, टॉर्क टू वेट रेशियो हाई होता है, और इसकी स्केल लीनियर होती है। ठीक है, ये हो गया। अब अगर हम बात करें एक चीज और है पीएमसी के लिए, कि अगर हम इसको एसी में ऑपरेट करते हैं तो क्या होगा। अगर हम इसको एसी में ऑपरेट किए तो क्या होगा। तो एसी में जब ऑपरेट करें तो हमारे पास क्वेश्चन बनता है कि लो फ्रीक्वेंसी या हाई फ्रीक्वेंसी। अगर हम इसको लो फ्रीक्वेंसी में काम करते हैं, किस में काम करते हैं, लो फ्रीक्वेंसी में, तो उस केस में पॉइंटर आपका क्या करता है, ऑसिलेशन देता है ना। कुछ बोलना चाह रहे हैं कोई, एक बार देख लेते हैं। साहा कुछ बोलना चाह रहे हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं साहा, बोलिए। हाँ साहब बोलिए। हम्म। अभी बता, ऐप में एक दिक्कत है कि आप लोग बोलते हो तो आप लोग को आवाज सुनाई देती है, मेरे को सुनाई नहीं देती। दोबारा ट्राई करना फिर से, क्या बोला आपने। मुझ तक आवाज नहीं आ रही है, अगर किसी के पास आवाज आई है आप में से तो वो मैसेज कर दे टाइप करके, या फिर आप ही टाइप करके भेज दो। लीनियर मतलब, लीनियर है, लीनियर है, लीनियर है, लीनियर है, पूरा नहीं लिखा, शॉर्ट नोट्स है यार, शॉर्ट नोट्स में पूरा थोड़ा लिखेंगे, है ना साहब, शॉर्ट नोट्स है। ठीक है, लीनियर लिखा मैंने, लीनियर, डॉट लगा ना यहाँ पे। अच्छा, एसी को हम अगर लो फ्रीक्वेंसी में काम ऑपरेट करें तो ऑसिलेशंस आएंगे। अगर हम इसको हाई फ्रीक्वेंसी में ऑपरेट करें तो ये आपका क्या करते हैं, वाइब्रेशन देंगे, जीरो पे वाइब्रेशन करेंगे। क्या करेंगे, अगर हाई फ्रीक्वेंसी देखो तो क्या करेंगे आपकी ये, जीरो रेट करेंगे, जीरो पे वाइब्रेशन देंगे, तो जीरो वाइब्रेशन, जीरो कॉमा लिखा वाइब्रेशन, जीरो पे वाइब्रेशन करेंगे। ठीक है ना। तो ये हो गया आपका किसके बारे में, पीएमसी के बारे में कुछ कहानी। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन जो बनता है पीएमएमसी के लिए वो ये है कि पीएमएमसी जो इंस्ट्रूमेंट है ना, अगर इसमें हम स्प्रिंग को ब्रेक कर दें, दो स्प्रिंग होती हैं, अगर स्प्रिंग को ब्रेक कर दें तो वो हमारा मीटर कौन सी वैल्यू रीड करेगा। एक क्वेश्चन ऐसा कुछ बनता है कि अगर हम अपने पीएमएमसी में, है ना, क्या कर दें, अगर हम अपने पीएमएमसी में क्या कर देते हैं, क्या कर देते हैं, अगर हम पीएमएमसी में स्प्रिंग को ब्रेक कर देते हैं, स्प्रिंग ब्रेक किया, तो हमारा पॉइंटर क्या रीड करता है, जीरो वैल्यू, क्योंकि हमारे मीटर में करंट पहुंच ही नहीं पाती। और जो हमारा पीएमएमसी है वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है, वो लॉरेंज प्रिंसिपल पे काम करता है, या फिर हम बोलते हैं इसको, ये मैग्नेटिक प्रिंसिपल पे काम करता है, मैग्नेटिक प्रिंसिपल। ठीक है, ओके।
अब बात आती है कि स्प्रिंग जो हम लोग यूज करते हैं उसकी प्रॉपर्टी क्या क्या होनी चाहिए। तो स्प्रिंग हमारी क्या होनी चाहिए, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ तो लिखूंगा, 1 मिनट रुकना, 1 मिनट आप लोग रुकना। मैं क्या करता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि पीएमएमसी का जो डायग्राम है ना उसको मैं कॉपी करके छोटा बना के यहाँ पे रख देता हूँ, है ना, जिससे आप लोग को थोड़ा सा आगे चल के फ्यूचर में दिक्कत नहीं जाएगी। जस्ट अ सेकेंड, मैं डायग्राम कॉपी कर लेता हूँ ना, मेरे पास है डायग्राम। तो डायग्राम क्या है, वो नोट्स ही कॉपी कर लेता हूँ ना, मेरे पास नोट्स तो हैं। जस्ट अ सेकेंड, अंकित सर नोट्स, मेजरमेंट कहाँ है भाई, लो, लो भाई, पीएमएमसी 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 कहाँ है, अच्छा अच्छा, तू है यार मेरा, अच्छा अच्छा, ये है ना। इस डायग्राम को मैं करता हूँ कंट्रोल C, ये मैंने किया डायग्राम को कॉपी, अरे कहाँ गया, डायग्राम को मैंने कर लिया है कॉपी, और इसको मैं करने वाला हूँ पेस्ट, कहाँ पे, यहाँ पे कंट्रोल V। तो ठीक है, क्या बोलते हो, बहुत छोटा डायग्राम है, बहुत छोटा डायग्राम बनाया है, लेकिन दिख तो रहा है ना एटलीस्ट कि कहाँ पे क्या वाइंडिंग, कहाँ पे क्या कैसा, कहाँ पे क्या, ठीक है। कोशिश करी है कि चलो आपका डायग्राम भी कवर हो जाए, तो डायग्राम भी मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। चलो आ जाओ, इतना बड़ा कोड तो उतना ऑफिसर उतना तो नहीं होगा। ठीक है, आप लोग को नोट से प्रॉपर दिखाई देगा, अभी अगर हो तो आपको उतना क्लियर दिखाई ना दे, लेकिन जब आप नोट्स मतलब उसको ओपन करोगे ना पीडीएफ, तो आपको क्लियर दिखाई देगा ये डायग्राम, ठीक है। अच्छा, अब पीएमएमसी में हम क्वेश्चन बनता है कि हमारा जो स्प्रिंग हमने लगाई उसकी प्रॉपर्टी क्या क्या होनी चाहिए, तो उसकी प्रॉपर्टी के बारे में थोड़ा लिख लो। स्प्रिंग की प्रॉपर्टी आपकी कंडक्टिंग होनी चाहिए, मैग्नेटिक नहीं होनी चाहिए, है ना, और क्या बोला मैंने, जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट होना चाहिए, ठीक है, ओके। तो यहां पे लिखना आपका, क्या बोला है मैंने, जो स्प्रिंग है उसके लिए बताया मैंने, स्प्रिंग के लिए मैंने बताया मैंने कि हमारा जो स्प्रिंग है वो कैसा होना चाहिए, स्प्रिंग की प्रॉपर्टी के बारे में, एक तो वो कंडक्टिंग होना चाहिए, स्प्रिंग आपका भी करंट उससे जा रही है ना, तो कंडक्टिंग होना चाहिए, नॉन मैग्नेटिक होना चाहिए, है ना, और आपका जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट होना चाहिए, जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट, जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट होना चाहिए, एडी करेंट डैम, है ना, ये हो गया, इतनी तीन प्रॉपर्टी है जो आपका होना चाहिए, ठीक है। बाकी और आपके जो मीटर में, है ना, जो टीडी लगा इस मीटर में, आपके इस मीटर में, है ना, आपके पीएमएमसी में जो टीडी लगा है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, वो लगा है किसकी वजह से, लॉरेंज की वजह से, टीसी कंट्रोलिंग टॉर्क लगा है स्प्रिंग की वजह से, ठीक है, और डैम्पिंग टॉर्क लगा है टीडी, एडी करंट डैम्पिंग लगी है, कौन सी, एडी करंट डैम्पिंग,
नोट कर लो इतना फैक्ट में। सर एक बार डिफरेंस बता दीजिए कंडक्टिंग और नॉन मैग्नेटिक का, है ना। डिफरेंस ये था कि जैसे अगर मान लो आपके इस मीटर में, है ना, यहाँ पे कॉइल है, ये मूविंग कॉइल है। और मूविंग कॉइल में अगर करंट लेके आना है तो आपको यहाँ से लेके आना होगा। और जब यहाँ से लेके करंट लेके आओगे तो यहाँ तो स्पिंडल है, मतलब ये मूविंग बॉडी है, ये आपका स्टेशनरी बॉडी है। तो आपको यहाँ से जो स्प्रिंग लेके आओगे वो हेलिकल स्प्रिंग होगी कि स्पाइरल स्प्रिंग होगी। यहाँ पे आपका स्पाइरल स्प्रिंग होगी, कहीं पे लिख भी सकते हो आप चाहो तो। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, कहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे। कौन सी स्प्रिंग है हमारे पास, स्पाइरल। हम यहाँ पे स्पाइरल स्प्रिंग यूज करते हैं। उस स्पाइरल स्प्रिंग से हमारे पास करंट जाएगी। जब करंट जाएगी मतलब उसको हमको करंट पास करवाना है, मतलब वो एक कंडक्टिंग मटेरियल हो तभी तो करंट पास कर पाएगा। इस वजह से कंडक्टिंग मटेरियल है। दूसरा नॉन मैग्नेटिक क्यों, कि अगर मान लो हम यहाँ पे करंट जाएगी इसमें तो फिर कहाँ जाएगी, मूविंग कॉइल में जाएगी। मूविंग कॉइल में जाएगी तो यहाँ पे अपना क्या करेगा, एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। और जब मैग्नेटिक फील्ड अपना क्रिएट करेगा, या फिर हम बोल सकते हैं कि मान लो अगर ये मैग्नेटिक मटीरियल है, यहाँ पे परमानेंट मैग्नेट है, तो उससे अफेक्ट नहीं होंगे कहीं। हमारा परमानेंट मैग्नेट से इसका फील्ड अफेक्ट हो सकता है ना, मतलब परमानेंट मैग्नेट इसको अफेक्ट कर सकता है, किसको, आपकी स्प्रिंग को। इसलिए हम चाहते हैं कि जो स्प्रिंग है वो नॉन मैग्नेटिक हो, जिसकी वजह से हमारे पास इतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है उसका कुछ भी इस पे इफेक्ट ना पड़े। इस वजह से हम स्प्रिंग को क्या कर रहे हैं, नॉन मैग्नेटिक रख रहे हैं। ठीक है, चलो। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं, आपकी कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। इतना मान लो, ये जो चार लाइन खींची ना मैंने, इसे मुझे चारों मीटर खत्म कर दूंगा। इतना शॉर्ट रिवीजन होना चाहिए अपना, है ना। और इसी डिवीजन को, इसी पेज को बार बार पढ़ना, आपके एग्जाम में क्वेश्चन यही बनेंगे, है ना। आप लोग फालतू पूरा नोट्स पढ़ते हो। नोट्स एक बार पढ़ने के लिए होता है, समझने के लिए होता है। एक बार समझ लिए फिर नोट्स को रख दो साइड में, फिर आ जाओ शॉर्ट नोट्स पे। हम यहाँ पे पीएमएमसी को एज अ एमीटर और एज अ वोल्ट मीटर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, हम अपने पीएमएमसी को एज अ एमीटर और एज अ वोल्ट मीटर यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हमको रेंज देखो, अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, पीएमएमसी को हम लोग यूज कर सकते हैं एज अ एमीटर एंड वोल्ट मीटर। अगर एमीटर बनाया तो उससे जो हमको रेंज मिलती है वो होती है मिली एम्पियर, इससे जो रेंज मिलती होती है मिली वोल्ट। अब इतनी कम रेंज के लिए तो हम बना नहीं रहे इसको, तो हमको रेंज को, ऑब्वियस सी बात है, हमको ऑब्वियस सी बात है, हमको रेंज को बढ़ाना पड़ेगा। हमको यहाँ पे रेंज को बढ़ाना पड़ेगा। रेंज हम कैसे बढ़ाएंगे, रेंज हम कैसे बढ़ाएंगे, तो हम क्या करते हैं, जैसे मान लो डीसी एमीटर है, डीसी एमीटर में रेंज बढ़ाने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, संट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, संट का, मतलब एक पैरेलल में हम लोग कनेक्ट कर देते हैं रजिस्टेंस। अगर हमको एमीटर की रेंज बढ़ानी है तो हम एक संट का यूज करते हैं, जिसकी वैल्यू बहुत ही कम होती है, लो वैल्यू का होता है ये। संट हमेशा लो वैल्यू का होता है, और इसको हमेशा हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, मीटर के पैरेलल में। हम हमेशा इसको मीटर के पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, पैरेलल इन मीटर। ठीक है, ओके। और इसकी जो वैल्यू होती है ना, ये किसका हो जाता है आपका पास, ये मैग्नीन एलॉय का बना जाता है। ये आपका मैग्नीन एलॉय का बना जाता है। ठीक है, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है आर एस एच इक्वल्स टू आर एम अपॉन एम माइनस वन।
ठीक है। सिमिलरली मेरे पास होता है एक डीसी वोल्ट मीटर, उसको रेंज बढ़ाने के लिए हम एक क्या लगाते हैं, एक रेजिस्टेंस लगाते हैं जिसको हम बोलते हैं मल्टीप्लायर, जिसका नाम क्या है, मल्टीप्लायर। जिसका नाम है मल्टीप्लायर। ठीक है। ये बहुत हाई वैल्यू का होता है, जो मल्टीप्लायर है ना वो बहुत हाई वैल्यू का होता है और सीरीज में कनेक्ट होता है, हाई वैल्यू का होता है, सीरीज में कनेक्ट होता है किसके, मीटर के। ठीक है। और ये भी आपका मैग्नीन एलॉय का बना होता है, और ये भी आपका मैग्नीन एलॉय का बना होता है। ठीक है। और इसके लिए जो मेरा आर एस ई, मतलब जो मैग्नीन है, जो आपका मल्टीप्लायर है आर एस ई, इसकी वैल्यू होती है किसके बराबर, आर एम इंटू एम माइनस वन। और जो m की वैल्यू है इन दोनों केस में, चाहे ये फर्स्ट वाला हो या सेकंड वाला केस हो, इसकी वैल्यू होती है आपका आई न्यू अपॉन आई ओल्ड। मतलब ऊपर न्यू रहेगा नीचे ओल्ड रहेगा, या फिर वोल्ट मीटर में हो जाएगा यहाँ पे ये व्यू न्यू अपॉन व्यू ओल्ड। तो ये आपका हो गया किसके बारे में, पीएमएमसी की रेंज एक्सटेंशन के बारे में। यहां तक कुछ दिक्कत, कोई समस्या हो तो बताओ। सर्दी ऐसा लग रहा है मेरे को। चलो इतना कहानी क्लियर हुआ, फटाक से एक बार कंफर्म कर दो। अगर इतना कंफर्म हो गया हो तो मैं अब मूव करता हूं अपने नए मीटर की तरफ, जो कि है मेरा मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। ठीक है। हम अपन आगे बढ़ते हैं हमारे सेकेंड इंस्ट्रूमेंट की तरफ, जो कि हमारा कौन सा है, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। कुछ लोग बोलेंगे सर इसकी एरर के बारे में नहीं बताया। एरर के बारे में पीएमएमसी और मूविंग आयरन का एक साथ बता दूंगा। क्यों बता दूंगा एक साथ में, क्योंकि दोनों का साथ में कंपैरिजन भी हो जाए। ठीक है। चलो, कोई कुछ बोलना चाह रहा है, साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं। हाँ साहब बोलिए। आपका नेटवर्क का दिक्कत है साहब, आपकी वॉइस मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है। लोडिंग इफेक्ट, लोडिंग इफेक्ट आपको पता तो लोडिंग इफेक्ट क्या होता है। लोडिंग इफेक्ट क्या है, आप कोई नया इंस्ट्रूमेंट अगर पैरेलल में कनेक्ट कर देते हो, है ना, तो या सीरीज में कनेक्ट कर दो तो उसका इफेक्ट मीटर पे जो पड़ेगा वो लोडिंग इफेक्ट है ना। हम लोग शॉर्ट नोट इसलिए थोड़ी बना रहे हैं कि हमको कोई बुक पब्लिश करनी है, हम ये शॉर्ट नोट इसलिए बना रहे हैं कि कोई चीज अगर हम भूलने वाले इंपॉर्टेंट लगती है तो वो हम नोट कर लें, है ना। और मैंने शायद से आपको कहीं ना कहीं पे इसके बारे में लिखाया है, सेंसिटिविटी में लिखाया था अगर आपको याद होगा। ये अगर आपका मीटर की सेंसिटिविटी ज्यादा है तो लोडिंग इफेक्ट कम होगा। लोडिंग यहाँ पे कम नहीं, तो इसका मतलब नहीं कि मैं लोडिंग इफेक्ट का डायग्राम बना के पूरा एक्सप्लेन करूंगा, ये शॉर्ट नोट्स है ना। तो कुछ चीजों को हमको समझना होगा फिर छोड़ना होगा। आप उस चीज को पकड़ के नहीं बैठ सकते कि नहीं सर मुझे इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है तो वो अपने लिए फुल नोट्स उस पर जाना पड़ेगा। ठीक है। लोडिंग इफेक्ट होता है क्या है, लोडिंग इफेक्ट इफेक्ट है आपके मीटर का, कहाँ पे, उस सर्किट पे। ठीक है ना। एग्जाम्पल आपको कितने एग्जाम्पल दिए थे मैंने। आपकी बॉडी है, आपको ब्लड टेस्ट कराना है, तो आप एक इंजेक्शन लगाते हो आपके पास, तो वो क्या है, लोडिंग इफेक्ट हो गया, है ना। इंजेक्शन का इफेक्ट वो लोडिंग इफेक्ट हो गया। ठीक है ना। आपकी तबीयत खराब हो जाती है जैसे इंजेक्शन लगने वाला, तो ये आपका ये एक लोडिंग इफेक्ट ही है ना। बहुत सारे एग्जाम्पल दिए थे मैंने लोडिंग इफेक्ट के, आप उनको देख लीजिएगा। ठीक है। चलो, और लोडिंग इफेक्ट का भी क्वेश्चन सेपरेट क्वेश्चन ही बनेगा आपके पास मेजरमेंट में। लोडिंग इफेक्ट का जो क्वेश्चन बनेगा वो हमेशा सेंसिटिविटी या एक्यूरेसी से रिलेट करके बने। ठीक है। चलो आ जाओ मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट,
ठीक है, जिसको हम प्यार से क्या बोलते हैं, मूविंग आई, एम आई बोलते हैं। अच्छा, इसमें हम लोग जो टी डी लगाते हैं, टी डी, उसकी वैल्यू क्या होती है, वो हमारी होती है हाफ आई स्क्वेयर डी एल बाय डी थीटा। ये हो गया। ठीक है, हमारा जो टीसी होता है, टीसी वो होता है हमारे पास किसके बराबर, के सी इंटू थीटा के बराबर। हमारे पास यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे टी डी आई इसके प्रोपोर्शनल, तो इसके लिए हमारी हमेशा यहाँ पे क्या होती है, लीनियर, सॉरी नॉन लीनियर। ये मीटर आपका एसी एंड डीसी दोनों रीड करता है ना। ये आपका आरएमएस वैल्यू रीड करता है। ठीक है, और क्या हो गया, और एसी डीसी की जो वैल्यू रीड कर देगा वो डिफरेंट वैल्यू रीड करेगा, मतलब एसी की अलग और डीसी की अलग, है ना, डिफरेंट वैल्यू रीड करेगा। यहाँ पे मैंने लिख भी दिया। ठीक है, इसमें हम लोग जो हमारा जो ये मीटर है वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है, चेंज इन सेल्फ इंडक्टेंस प्रिंसिपल पे काम करता है, चेंज इन एल प्रिंसिपल पे काम करता है। साथ ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल पे भी काम करता है। मतलब आप करंट से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहे थे ना, तो ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल कहलाता है। ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल पे भी काम करता है। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है ये तो। मुझे ऐसा लगता है कि इसके दो टाइप होते हैं, उन दोनों टाइप के डायग्राम भी मैं यहाँ पे साइड में इंसर्ट कर देता हूँ, तब आपके अच्छे से ज़्यादा क्या बन जाएंगे, शॉर्ट नोट बन जाएंगे। ठीक है, तो 2 मिनट आप लोग रुकना, यहीं पे रहो, मैं डायग्राम कॉपी कर ले रहा हूँ। क्या हो गया रे भाई, हैंग हो रहा है यार ये, ठीक हो गया। आप लोग का तो चल रहा है ना सब कुछ, चल रहा चल रहा चल रहा है चल रहा है। मैं इसका डायग्राम कॉपी कर रहा हूँ, जस्ट सेकेंड। अच्छा, रिपल्सन है, पहले अट्रैक्शन ले लो डायग्राम में, तो रिपल्सन वाला डायग्राम निकल गया। हाँ, ये है अट्रैक्शन का, अट्रैक्शन टाइप और रिपल्सन टाइप दोनों के मैं यहाँ पे डायग्राम बना देता हूँ। कॉपी पेस्ट, कंट्रोल V। ये अभी आपको उतना क्लियर नहीं दिख रहा होगा ये डायग्राम, है ना, ये डायग्राम अभी आपको उतना क्लियर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन जब आप इसको पीडीएफ जो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा ना, जिसमें बनाया मैंने, उसमें प्रॉपर दिख रहा है, बहुत अच्छे दिख रहा है ना। तो ये हो गया आपका अट्रैक्शन टाइप मूविंग आयरन। यहाँ पे आपके पास एक फिक्स्ड कॉइल है ना। यहाँ पे आप करंट पास करते हो तो फिक्स कॉइल आपका मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, और मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करके ये आयरन डिस्क अट्रैक्ट होता है, जिससे आपका पॉइंटर यहाँ से मूव करेगा। यहाँ पे ये स्प्रिंग लगी है, मतलब स्प्रिंग कंट्रोलिंग टॉर्क है। यहाँ पे आपका एयर फ्रिक्शन, यहाँ पे एक पिस्टन बना हुआ, मतलब ये आपका एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग है। ठीक है, ये आपका अट्रैक्शन टाइप मूविंग आयरन डायग्राम बन चुका है। अब मैं यहाँ पे नीचे सीखे रिपल्सन टाइप भी बना देता हूँ। ठीक है, 2 मिनट रुको लाइन पे, 2 मिनट रहो बस। ये है मेरे पास, ठीक जूम हो रहा है, पेज नंबर कहाँ पड़ता है इसमें से, ये रिपल्सन टाइप आ गया। आप लोग को इतने अच्छे नोट्स दे दिए हैं, आप लोग को इतना कुछ आपको मैंने शॉर्ट नोट बना के दे रहा हूँ, अगर इतने में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो हम दोनों को जुगाड़ करना पड़ेगा, आप लोग को भी मुझे भी।
मार्केट जाएंगे साथ में और बोलेंगे कि भाई कहीं पे वो स्पेशल वाला मिलता है, क्या क्या बोलते हैं उसको, चुल्लू भर पानी स्पेशल में, है ना, स्पेशल वाला, है ना, मतलब ऐसा नॉर्मल चुल्लू पानी में नहीं डूबना अपन को, है ना, कैसे डूबना है, एक स्पेशल वाला डिमांड करेंगे, स्पेशल वाला चुल्लू भर पानी दे दो हमको, डूबना है उसमें। ठीक है, चलो, तो ये आपका हो गया रिपल्सन टाइप। दोनों की बात कर रहा हूँ ना, आप अकेले की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं भी बात करूंगा भाई, क्योंकि आप लोग मेरे अंडर में काम कर रहे हो। ठीक है, तो आप लोग को विजिबल है कि नहीं दिख रहा प्रॉपरली, अभी अभी दिख रहा है कि प्रॉपरली नहीं दिख रहा डायग्राम, आप लोग को अभी प्रॉपरली डायग्राम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? पीएमएमसी का एरर भी नोट्स में नहीं लिखे, अरे क्या बताया मैंने कि पीएमएमसी का जो एरर है और मूविंग एरर का जो एरर है वो कंबाइन लिखूंगा मैं, वहां पे कंपैरिजन भी हो जाएगा, बोला तो था मैंने। पीएमएमसी का एरर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको मैं शॉर्ट नोट्स में लिखूंगा, लेकिन कब लिखूंगा, जब मूविंग आयरन और पीएमएमसी दोनों को कंपेरिजन करके लिखूंगा। ठीक है, अभी आप लोगों को जो ये क्लास चल रही होगी उसमें ये डायग्राम इतने प्रॉपर नहीं दिख रहे होंगे, लेकिन जब इसका पीडीएफ आप देखो तो प्रॉपर दिखेंगे ना, आप उनको जूम करके प्रॉपरली देख भी सकते हो। मैं आ जाता हूँ अपने क्लास में, मतलब इसमें आ जाता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने दोनों के डायग्राम भी बना दिए हैं, का ऑर्डर भी बना देता हूँ। ये ऊपर वाला आपका अट्रैक्शन टाइप मूविंग आयरन है, नीचे वाला आपका रिपल्सन टाइप मूविंग आयरन है। इन दोनों में से ज्यादा बेस्ट कौन सा यूज होता है? रिपल्सन टाइप, है ना। अगर आपसे कोई पूछे कि अट्रैक्शन टाइप और रिपल्सन टाइप में से बेस्ट कौन सा होता है, तो क्या बोलोगे? रिपल्सन टाइप। क्यों? क्योंकि जो अट्रैक्शन टाइप मूविंग आयरन है वो अट्रैक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है, रिपल्सन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट ये रिपल्सन के इफेक्ट पे काम करता है। लेकिन नेचर का जो वो है ना, क्या बोलते हैं, इफेक्ट आज की डेट में आप ये देखो कि अट्रैक्शन का इफेक्ट ज्यादा होता है कि रिपल्सन इफेक्ट ज्यादा होता है? रिपल्सन का इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है ना। आपका कोई दोस्त है ना, आप उसको अपना बेस्ट फ्रेंड बनाना चाह रहे हो, या आप उसको प्रपोज करना चाह रहे हो, या फिर आपको कुछ बोलना चाह रहे हैं, अपने दिल की बात बोलना चाह रहे हैं, उसके लिए आपको साल भर लग जाएंगे, है ना, घुमाना फिराना, बात करना, रातों भर बात करना, चैट करना, बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि वो अट्रैक्शन तो बहुत टाइम लगता है। लेकिन इतना करने के बाद अगर आप सिर्फ एक दिन उसको बर्थडे विश ना करो, सब कहानी खत्म, रिपल्सन तुरंत हो जाएगा, एक सेकंड, एक गलती किए सब कुछ खत्म, रिपल्सन, है ना। अट्रैक्शन जल्दी हो जाता है, अट्रैक्शन में टाइम लगता है ना, रिपल्सन बड़ी जल्दी हो जाता है। तो आजकल देखो ना लोग, आप यूट्यूब पे देखो, फेमस होने के लिए दो चीजें करनी पड़ती है, एक होता है क्या, अच्छा काम करो तो लोग उससे फेमस होते हैं, वो हो गया अट्रैक्शन टाइप। एक होता है किसी को रोस्ट करो, वो हो गया रिपल्सन टाइप, मतलब किसी की बुराई करो, है ना। वो वाले यूट्यूब चैनल बहुत जल्दी ग्रो हो रहे हैं, आप देखो ना जितने आजकल रोस्टर बने हैं ना यूट्यूबर, है ना, बहुत जल्दी ग्रो कर रहे हैं। किसी को उठाए गाली पकड़े, किसी का वीडियो उठा लेंगे, अरे तू ऐसा करता है, तू अरे तू खुद करना है ना। तो इन दोनों में अट्रैक्शन और रिपल्सन टाइप में बेस्ट कौन सा माना जाता है? रिपल्सन टाइप माना जाता है ना। चलो, तो ये हो गया, है ना, आपका अट्रैक्शन एंड रिपल्सन टाइप मूविंग है। इतना हो गया, अब क्या बचा आपके पास? अच्छा, इसमें एक चीज और है, इसमें एक चीज और है हमारे पास जो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में, कि अगर हमारी इसमें भी एक स्प्रिंग लगी हुई है, देखो यहाँ पे स्प्रिंग, अगर ये स्प्रिंग टूटती है तो पॉइंटर क्या रीड करेगा? तो क्या बोलोगे? अगर स्प्रिंग टूटती है, स्प्रिंग अगर हमारी यहाँ पे ब्रोकन होती है, टूटती है, अगर हमारी स्प्रिंग टूट गई तो हमारा पॉइंटर रीड करेगा एफएसडी वैल्यू, क्योंकि कंट्रोलिंग टॉर्क तो जीरो हो जाएगा, जब जीरो हो जाएगा तो हमारा पॉइंटर क्या रीड करेगा? आपका एफएसडी वैल्यू रीड करेगा। ठीक है, ओके, ठीक है। अच्छा, इसकी जो रेंज है वो कितनी है आपकी? 50 एम्पियर एमीटर के लिए है,
मूविंग आयरन एमीटर की रेंज कितनी, 50 एम्पियर, 50 एम्पियर, और 750 वोल्ट है वोल्ट मीटर के लिए। अगर इससे ज्यादा रीड करना है तो आपको क्या करना पड़ता है, रेंज को बढ़ाना पड़ता है। ठीक है, ओके। अच्छा, एक चीज और है कि आपका जो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट है वो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल पे भी काम करता है। किस पे काम करता है, एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल। ये मैंने आपको डेरिवेशन में बताया था, एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल पे काम करता है। ठीक है, ओके। तो ये हो गया आपका मूविंग आयरन के बारे में। अगर मान लो मूविंग आयरन को आप एज अ एमीटर यूज करते हो, क्या यूज करते हो, एज अ एमीटर, और उसकी रेंज बढ़ाते हो, तो आपको वहां पे एक इफेक्ट देखने को मिलता है, फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट। अच्छा, ये जो आपका मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट है ना, इसकी जो हम किस फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट करते हैं, तो इसको हम ऑपरेट करते हैं 25 to 125 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी में ऑपरेट करते हैं। हम इसको 25 हर्ट्ज से 125 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी में यूज करते हैं, जो कि एक पावर फ्रीक्वेंसी होती है। इस वजह से हम इसको पावर फ्रीक्वेंसी इंस्ट्रूमेंट भी बोलते हैं। मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट को पावर फ्रीक्वेंसी इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं कि एक पावर फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। 25 हर्ट्ज से 125 हर्ट्ज की बीच की फ्रीक्वेंसी को ये रीड कर सकता है, मतलब करंट और वोल्टेज को रीड कर सकता है। तो आप क्या बोलोगे, दिस इज अ पावर फ्रीक्वेंसी इंस्ट्रूमेंट, लिख सकते हो आप यहाँ पे। ये आपका क्या है, पावर फ्रीक्वेंसी इंस्ट्रूमेंट। अच्छा, एक चीज और है, ये जो शॉर्ट नोट्स में बना रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग अपनी तरफ से कुछ लिख नहीं सकते हो। अगर आपको कोई चीज लगती है कि सर आपने वो चीज नहीं लिखी, मुझे लगता है कि मुझे मैं भूल जाता हूँ, तो आप वो चीज अपनी तरफ से लिख सकते हैं ना। ओके, ये हो गया। अच्छा, अगर मान लो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट को एज अ एमिटर यूज करते हो तो आपको संट लगाना पड़ेगा, है ना। और जब संट लगाओगे तो वहां पे आपका क्या होगा, फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट होगा, है ना। क्योंकि है ना, आपके पास वहां पे इंडक्टर है वहां पे, क्योंकि पीएम आपको मूविंग आयरन में एक एलएम भी होगा, मीटर का इंडक्टेंस भी होगा, है ना, जो कि फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट पैरामीटर है। जब फ्रीक्वेंसी चेंज होगी तो वो भी चेंज होगा, जिससे आपकी मीटर की रीडिंग अफेक्ट होगी। तो मीटर की रीडिंग को इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी बनाने के लिए, इन केस ऑफ मूविंग आयरन एमीटर, आपको ऐसा क्या करना पड़ता है, वहां पे संट का जो टाइम कांस्टेंट है वो मीटर के टाइम कांस्टेंट के बराबर करना पड़ता है। तो क्या बोला मैंने यहाँ पे, देखना सभी लोग। मैं पहले अपने आप को साइड में कर लूं। मैं शॉर्ट नोट्स कंप्लीट बना लिया हूं, बस एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड कर रहा हूं, बहुत अच्छी बात है ना। आपने अगर बना लिया तो उसको ग्रुप में जरूर शेयर करना है, मैं देखूंगा कैसा बनाया आप लोगों ने, है ना। और एक चीज और है, कंपटीशन एग्जाम के 5 दिन पहले शुरू होना चाहिए आप लोगों के बीच में। आप लोगों के बीच में जो कंपटीशन है वो एग्जाम के 5 दिन पहले होना चाहिए, कि नहीं धीरज सिस्टम हो जाएगा, मेरा नहीं होगा, ये 5 दिन पहले सोचना। अभी के लिए धीरज का मतलब ये होना चाहिए कि कहीं पे भी किसी की भी हेल्प मैं करूंगा, है ना। जब आप दूसरे की हेल्प करते हो तो अपने आप को भी ग्रो करते हो, ठीक है ना। तो अभी आपके लिए ये मत सोचना कि हमें कंपटीशन हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कंपटीशन के बारे में कब सोचना है, एग्जाम के 5 दिन पहले। अभी आपका मतलब होना चाहिए ज्यादा ज्यादा दूसरों की हेल्प करना, और ज्यादा ज्यादा दूसरों से हेल्प लेना, ठीक है। चलो, तो क्या बोला मैंने, टू मेक, यहां पे देता हूं मैं, टू मेक मीटर रीडिंग, इस पेन को यार एक मिनट रुकिएगा, टू मेक मीटर रीडिंग इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, मीटर रीडिंग इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी
in case of emitter, अगर आपको मीटर की रीडिंग को इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी बनाना है, इन केस एमीटर, क्या बोलोगे, आपका टाइम कांस्टेंट, यहां पे लिखा मैंने टाइम कांस्टेंट ऑफ संट शुड बी इक्वल टू टाइम कांस्टेंट ऑफ मीटर। ठीक है, ओके। अच्छा, मुझे तो लगता है कि पीएमएमसी में मैंने कहीं पे भी स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस के बारे में नहीं लिखा है ना, तो एक चीज लिख लेना आप लोग पीएमएमसी में, स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस इज यूज्ड फॉर टेम्परेचर कंपनसेशन। यहाँ पे पीएमएमसी में लिख लेना आप लोग, यहाँ पे स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस हम लोग यूज करते हैं इसके लिए, टेम्परेचर कंपनसेशन के लिए, और सिर्फ आपके एमीटर में यूज करते हैं, वोल्ट मीटर में यूज नहीं करते। जो स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस है उसका यूज हम करते हैं पीएमएमसी में टेम्परेचर कंपनसेशन के लिए, और एमीटर में यूज करते हैं, और हमेशा ही मीटर के सीरीज में कनेक्ट होता है। यहाँ पे लिखा जाए, यहाँ पे जगह खाली इसमें लिख देता हूँ। ठीक है, देखना क्या बोला मैंने, स्वैम्पिंग, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, तो स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस है वो होता है टेम्परेचर कंपनसेशन के लिए। ठीक है, और इसकी वैल्यू हमेशा 20 से 30 गुना होती है आरएम का, 20-30 टाइम्स ऑफ आरएम होता है। ठीक है, और मीटर के सीरीज में होता है। और ओनली एमीटर्स में होता है, वोल्ट मीटर में इसकी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, चलो एक बार देख लेता हूँ क्या बोलना चाह रहे हो आप लोग। ठीक है, चलो, वो तो आप लोग सबको समझ में है कि ज्यादा करंट के लिए यूज नहीं किया जा सकता है ना, उसको हम ज्यादा करंट के लिए यूज नहीं कर सकते, मिली एम्पेयर के लिए यूज करते, मैंने बता दिया था, तभी तो हमने उसकी रेंज बढ़ाई थी। अच्छा मैं, ठीक है ठीक है, हाँ, तो ये मैंने बताया था कि अगर आपको मीटर की रीडिंग को इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी बनाना है तो आपको क्या करना पड़ता है, टाइम कांस्टेंट ऑफ सेंट मीटर के टाइम कांस्टेंट बराबर करना पड़ता है। मतलब आपका यहाँ पे एल एस एच अपॉन आर एस एच शुड बी इक्वल्स टू एल एम अपॉन आर एम। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, ये तो मैंने आपको एमीटर के लिए बताया। अगर आपको यही चीज आपको वोल्ट मीटर में करनी है, क्या चीज करना है कि मीटर की रीडिंग को इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रिक्वेंसी बनाना है, तो आपको वहां पे क्या करना पड़ता है, एक कंपनसेटिंग कैपेसिटर यूज करना पड़ता है। इन केस ऑफ वोल्ट मीटर क्या करना पड़ता है, वोल्ट मीटर के केस पे क्या करना पड़ता है आपको, कंपनसेटिंग कैपेसिटर आपको यूज करना है ना। और उस कंपनसेटिंग कैपेसिटर की वैल्यू होती है क्या, C इक्वल्स टू 0.41 LM अपॉन RSE स्क्वायर। ये आपका मीटर के सीरीज में लगाया जाता है, जो आपका कंपनसेटिंग कैपेसिटर है, जो आपका मीटर है ना,
जो आपका क्या बोलेंगे मीटर का जो मल्टीप्लायर है, जो सीरीज रेजिस्टेंस है वोल्ट मीटर में, उसके अक्रॉस लगाया जाता है। क्या बोला मैंने, फिर से बोलता हूँ मैं, इट इज कनेक्टेड, इट इज कनेक्टेड अक्रॉस मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये हो गया आपका किसके बारे में, कि भाई अगर आप रेंज बढ़ाओगे और रेंज बढ़ाने के टाइम पे आपको फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट देखने को मिलेगा, तो फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट देखने को मिलेगा, तो उस केस में आप क्या करोगे, उस केस में एमीटर में क्या करना है, वोल्ट मीटर में क्या करना है। एमीटर में तो क्या करना है आपको, टाइम कांस्टेंट बराबर करना है मीटर का और शंट का, और वोल्ट मीटर में आपको एक कंपनसेटिंग कैपेसिटर लगाना है जो कि मल्टीप्लायर के अक्रॉस लगाया जाए। ठीक है, अच्छा एक चीज है जो आपको ध्यान देनी है सभी को, वो ये है कि आपका जो क्या बोलते हैं, आपका जो क्या होता है पीएमएमसी, वो एक इंटर कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट था, मतलब कि एमीटर और वोल्ट मीटर में कोई कंस्ट्रक्शनल डिफरेंस नहीं था। लेकिन एमआई में आपका कंस्ट्रक्शनल डिफरेंस होता है, मतलब मूविंग आयरन का एमीटर और मूविंग आयरन के वोल्ट मीटर में डिफरेंस होते हैं, और वो डिफरेंस क्या होते हैं वो अब हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो क्या बोला मैंने, मैंने आपको ये बोला कि हमारा जो पीएमएमसी है वो तो आपका है इंटर कन्वर्टेबल, मतलब नो डिफरेंस इन एमीटर एंड वोल्ट मीटर, नो डिफरेंस, नो फिजिकल डिफरेंस देता हूं मैं, नो फिजिकल डिफरेंस इन एमीटर एंड वोल्ट मीटर, बट इन एमआई, but mi is not interconvertible, but mi is not interconvertible। ठीक है, अब इस चीज को समझना, आप कैसे इस चीज को समझोगे देखना, प्रॉपरली मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो आपका मूविंग आयरन एमीटर, मैंने किसकी बात करी, मूविंग आयरन एमीटर, एमीटर का रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, कॉमन सेंस की बात है, लो होना चाहिए, रेजिस्टेंस आपका मिनिमम होना चाहिए, और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रो एल अपॉन ए। अब बताओ आपको रेजिस्टेंस मिनिमम कैसे होगा, जब आपका क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा हो और जो लेंथ आपकी वो कम हो, तभी तो आपका यहाँ पे क्या होगा, रेजिस्टेंस कम होगा। मतलब मूविंग आयरन में जो आपकी फिक्स्ड कॉइल थी, ये हमारी जो फिक्स्ड कॉइल है, ये मूविंग आयरन में जो हमारे पास फिक्स्ड कॉइल थी, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा हो, मतलब वो जो वायर होंगी, जो वाइंडिंग, जो आपका, जो हम लोग यहाँ पे कॉइल लगा रहे हैं, कॉइल की थिकनेस ज्यादा होगी, लेकिन जो नंबर लेंथ कम है, तो नंबर ऑफ टर्न्स आपके कम हो जाएंगे। तो याद रखना मूविंग आयरन एमीटर में जो आप कॉइल्स लगाते हैं वो कॉइल थिक होती हैं, और नंबर ऑफ टर्न्स आपके क्या होंगे, लेस। लिखना आप लोग यहाँ पे, लेस टर्न्स, लेस टर्न्स एंड थिक कॉइल। ठीक, ये मूविंग आयरन एमीटर की कहानी हो गई। सिमिलरली अगर मैं बात करूं मूविंग आयरन वोल्ट मीटर की कहानी में, तो उसमें क्या इफेक्ट होगा, क्या नया है देखना जरा।
मैं बात करता हूँ किसके बारे में, मूविंग आयरन वोल्ट मीटर। अगर हम बात करते हैं मूविंग आयरन वोल्ट मीटर की कहानी के बारे में, तो हम क्या बोलेंगे कि भाई हम यही बोलेंगे ना कि आपका वोल्ट मीटर है तो रेजिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए, हाँ या ना। रेजिस्टेंस मैक्सिमम होना चाहिए। रेजिस्टेंस मैक्सिमम कब होता है, रो एल अपॉन ए, सेम कर लो ऐसे ही। तो मतलब आपका लेंथ ज्यादा हो जाए, एरिया कम हो जाए, तो रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, यही होगा ना। एरिया यहाँ पे कम हो जाए, लेंथ ज्यादा हो जाए, तो रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा। मतलब यहाँ पे आपके पास जो नंबर ऑफ टर्न्स होंगे वो ज्यादा होंगे, मोर टर्न्स एंड थिन वायर्स। क्या होगा आपके पास यहाँ पे, मोर टर्न्स एंड थिन वायर। ठीक है, तो ये हो गया आपके बारे में कि भाई क्या क्या चीजें अपने पास यहाँ पे होती है। हाँ, ये ऑल्सो एक ट्रांसफर टाइप इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ये भी लिख लो आप, दिस इज नॉट अ ट्रांसफर टाइप इंस्ट्रूमेंट। वो तो मैं ईडीएम में वैसे बता दूंगा, कंपेरिजन भी कर दूंगा तीनों का। ठीक है, कहीं पे अगर जगह हो तो लिख लेना, नॉट अ ट्रांसफर टाइप इंस्ट्रूमेंट। ये आप यहां से भी समझ सकते थे, कहां से, जब लिखा था ना मैंने, ये एसी डीसी रीड करता है, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू रीड करता है, इससे बोल सकते हैं कि ये आपका ट्रांसफर टाइप नहीं था। लिख लेना आप यहाँ पे नॉट ट्रांसफर टाइप। अगर आपके स्पेस हो तो लिख लीजिएगा यहाँ पे। देखिए मैं देता हूँ यहाँ पे अच्छे से। नॉट ट्रांसफर टाइप। ठीक है, नॉट अ ट्रांसफर टाइप इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि एसी डीसी की दोनों की अलग अलग वैल्यू रीड कर रहा है, इस वजह से हमारे ट्रांसफर टाइप इंस्ट्रूमेंट नहीं है। ठीक है, चलो अब हम आते हैं अपने एरर वाले पार्ट पे, दोनों का जो एरर हम लोग यहाँ पे कंपैरिजन कर लेते हैं। ठीक है ना, हम लोग क्या करते हैं, इसका एरर का कंपैरिजन यहाँ पे कर लेते हैं। टाइम कितना हो गया, 1.25 घंटा हो गया, कोई बात नहीं, एरर बस कंप्लीट कर लें। हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एरर्स के बारे में। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ। एरर्स, तो यहाँ पे सबसे पहले जो मेरे पास यहाँ पे, तो मैं हेडिंग डाल देता हूँ यहाँ पे एरर। यहाँ पे लिखता हूँ मैं शुड बी, लेता हूँ यहाँ पे मैं पीएमएमसी, फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ एमआई। ऐसा, जैसे अगर आपको पता होगा सबसे पहले वाले में आती है यहाँ पे फ्रिक्शन एरर। तो ये क्या होना चाहिए आपका, लो। और इसको हम कम कर सकते थे कैसे, पॉइंटर को एल्यूमिनियम का बना के, फ्रिक्शन एरर को हम कम करते थे कैसे, पॉइंटर को एल्यूमिनियम का बना के। याद है ना आपको, पॉइंटर को हम किसका बना देते थे, एल्यूमिनियम का।
ठीक है, ओके। तो ये आपका क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, फ्रिक्शन एरर आपका कम होना चाहिए, ठीक है ना। पीएमएमसी में क्या होता है, पीएमएमसी में फ्रिक्शन एरर ज्यादा होता है क्योंकि इसका मूविंग कॉइल का वेट ज्यादा होता है ना। तो क्या बोला मैंने, यहाँ पे ये आपका ज्यादा है बिकॉज ऑफ वेट। लेता हूँ मैं क्या पास का, बिकॉज ऑफ वेट कैसे लिखूँ इसको, वेट ऑफ मूविंग पे लेता हूँ ना यहाँ पे, किसके ज्यादा आपके पास, वेट ऑफ मूविंग कॉइल की वजह से आपका, वेट ऑफ मूविंग कॉइल की वजह से आपका फ्रिक्शनल एरर आपका ज्यादा है पीएमएमसी। मूविंग आयरन के बारे में अगर हम बात करें तो हमारा जो फ्रिक्शन एरर है वो आपका कम होता है क्योंकि यहाँ पे हमारे मूविंग सिस्टम का वेट कम है, यहाँ पे वेट हमारे पास क्या है, कम है, वेट लेस है, मूविंग सिस्टम का वेट लेस है, इस वजह से हमारे पास यहाँ पे फ्रिक्शन एरर भी कम है, ठीक है। तो ये फ्रिक्शन एरर हो गया। फिर एक होता है टॉर्क टू वेट रेशियो, आप ये चाहो तो यहाँ पे पैरामीटर लिखो यार, एरर मत लिखो, पैरामीटर लिखो ज्यादा बेटर होगा। फिर बोला मैंने आपके पास यहाँ पे क्या, टॉर्क टू वेट रेशियो, तो ये आपका क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, शुड बी हाई, क्योंकि इससे आपकी क्या होगी, सेंसिटिविटी ज्यादा होगी, लोडिंग इफेक्ट कम होगा। चलिए तो यहाँ पे मैं लेस लोडिंग इफेक्ट, लेस लोडिंग, अगर आपका टॉर्क टू वेट रेशियो अच्छा है मतलब आपका लोडिंग इफेक्ट कम होगा और आपकी सेंसिटिविटी अच्छी, ठीक है। ये आपका ज्यादा होना चाहिए, इससे आपकी सेंसिटिविटी ज्यादा होगी, है ना, और लेस लोडिंग इफेक्ट। ठीक है, ये तो मैंने बताया शुड बी, ऐसा होना चाहिए। पीएमएमसी में क्या होता है, पीएमएमसी में ये सच में ज्यादा होता है, टॉर्क टू वेट रेशियो ज्यादा होता है, ठीक है। ये आपका टॉर्क टू वेट रेशियो ज्यादा होता है क्योंकि बिकॉज ऑफ परमानेंट मैग्नेट में, किसकी वजह से ये ज्यादा होता है आपका, ये परमानेंट मैग्नेट की वजह से, परमानेंट मैग्नेट इसकी हेल्प कर रहा है, जिससे टॉर्क ज्यादा हो गया, तो भले इसका वेट ज्यादा लेकिन तब भी इसका टॉर्क वेट इससे ज्यादा है क्योंकि इसका जो टॉर्क लगाने वाला है परमानेंट मैग्नेट है, ठीक है ना। और इसका आपका ये होता है कम बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, आपके पास यहाँ पे परमानेंट मैग्नेट नहीं था, इलेक्ट्रोमैग्नेट था, उसकी वजह से हमारे पास इसका टॉर्क टू वेट रेशियो कम हो। फिर बात करते हैं फ्रीक्वेंसी एरर, फ्रीक्वेंसी एरर, तो ये भी आपका क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। और कम करने के लिए हम लोग क्या करते थे, कंपनसेशन लगाते थे, याद है आपको, मैंने मूविंग डायग्राम लगाया था ना, कंपनसेशन। तो पीएमएमसी में तो जीरो होता है क्योंकि सिर्फ डीसी वैल्यू रीड करते हैं, इसलिए जीरो हो जाएगा, ठीक है। पीएमएमसी में आपका फ्रीक्वेंसी एरर जीरो हो जाएगा, मूविंग आयरन में प्रेजेंट होगा, बट हम लोग क्या करते हैं, कंपनसेशन टेक्निक है कि मूविंग आयरन एमीटर में क्या करना है, मूविंग आयरन वोल्टमीटर में क्या करना है, कहाँ पे कंपनसेटिंग कैपेसिटर है, कहाँ पे हमको टाइम कांस्टेंट को बराबर करना है, तो ये चीज मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी है, तो ये समझ में आ गया। फिर बात करते हैं हम लोग यहाँ पे स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड एरर, कौन सी एरर बोली मैंने, स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड एरर, स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड एरर। तो अगेन हम क्या बोलेंगे, ये एरर अभी आपकी कम होनी चाहिए, है ना, मतलब ये क्या है, आपके किसी बाहरी मैग्नेटिक फील्ड का हमारे पास यहाँ पे इफेक्ट है,
तो ये हमारा कम होना चाहिए। और इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्या करना चाहिए हमको, आयरन सील्डिंग का हम लोग यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, आयरन सील्डिंग का, जो कि जैसे जैमर का तरह काम करता है, जिससे हमारा ये कम हो। बात करते हैं पीएमएमसी में, तो पीएमएमसी में हमारे पास स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड एरर कम होता है। क्यों होता है कम, बिकॉज ऑफ परमानेंट मैग्नेट, इतना ज्यादा हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, इतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, जिसकी वजह से बाहरी मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट उस पर नहीं पड़ता। लिखना लेस होता है बिकॉज ऑफ, ये ज्यादा है बिकॉज मैं ऐसा लिखा करूंगा ना आज से, छोटे में होता, पूरा बिकॉज लिखने में बहुत ज्यादा हो जाता है। बिकॉज ये सही सिस्टम, बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ओके। मूविंग आयरन में ये आपका क्या होता है, ज्यादा होता है, बिकॉज ऑफ वीक मैग्नेटिक फील्ड। तो आपको यहां पे क्या लगाना पड़ता है, आपको मूविंग आयरन में क्या लगाना पड़ता है, आयरन सील्डिंग लगाना पड़ेगा, लेकिन इसमें नो नीड, इसमें लेता हूं यहां पे मैं, नो नीड, नो आयरन सील्डिंग, इसमें आयरन सील्डिंग रिक्वायर्ड। ठीक है, फिर बात होती है आपके पास यहाँ पे किसकी, आपके हिस्टेरेसिस एरर की। है ना, यहाँ पे आती कौन सी आपके पास, हिस्टेरेसिस एंड एडी करेंट एरर, दोनों को साथ देता हूँ, हिस्टेरेसिस एंड एडी करेंट एरर। तो अगर इस एरर की बात करें, तो ये एरर भी आपके पास कम होनी चाहिए, है ना। और ये एरर आपके पीएमएमसी में कम होती भी है। क्यों कम होती, दो रीजन है। पहली बात तो पीएमएमसी में आपका हिस्टेरेसिस एरर तो जीरो हो गया, एडी करंट जो होता भी है उसको हम एज अ डैम्पिंग यूज कर लेते हैं, है ना। थोड़ा बहुत जो नट बोल्ट में हुआ तो वो बहुत हो रहा है, तो कोई दिक्कत है नहीं। मूविंग आयरन में हम एक अलग से डैम्पिंग यूज कर रहे हैं, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग। हम यहाँ पे एडी करंट डैम्पिंग यूज नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो बहुत कम हो रहा था, वो सफिशियंट नहीं था। तो हमने क्या किया, एयर फ्रिक्शन लगा दिया। लेकिन तब भी वो एडिशनल आपका एडी करंट डैम्पिंग तो हो ही रहा है, जो कि आपका क्या कहलाएगा, जैसे एरर कहलाएगा। तो हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे आपका एडी करंट एरर ज्यादा होता है, मतलब आपका हिस्टेरेसिस एरर यहाँ पे ज्यादा होगा। दूसरी चीज, हिस्टेरेसिस एरर जो कि पीएमएमसी में जीरो था, वो इसमें यहाँ होता ही है, तो ये आपके पास यहाँ पे ज्यादा। तो ये हो गया आपकी कहानी के बारे में सब कुछ। ठीक है, चलो, सभी को यहां तक क्लियर हो गया, बताओ, कंफर्म करो। ये हमारा पीएमएमसी और मूविंग आयरन हो गया, है ना। हालांकि हालांकि हमारा टारगेट तो ये था कि आज हमको वॉट मीटर भी करना है। हमारा जो टारगेट था, हमारा जो एम था, वो ये था कि हमको वॉट मीटर करना है, और वॉट मीटर करना पड़ेगा आज। तो आज हम लोग किस टाइम पे एक और क्लास लगा लें, एक क्लास और लगा लें, जिसमें हम लोग क्या कर लेंगे, आपका ईडीएम और एनर्जी मीटर ये आज कर लेंगे, तो कल के लिए हमको थोड़ा सा ज्यादा टेंशन नहीं हो, है ना। आप लोग बता दो, इवनिंग में लगा लें क्या क्लास, है ना। मैंने फिर से बोला ना, मुझे वो 4 दिन के अंदर करना है यार, वो मुझे 4 दिन का जो टाइम है ना, मुझे करना है। 4 दिन के बाद मुझे नहीं देखना बाद में। ये टाइमिंग बता दो, क्या हम लोग ये 3 PM पे रख सकते हैं, क्या हम लोग क्लास को 3 PM पे रख सकते हैं, कितने लोग रेडी है 3 PM पे, 3 PM पे हाउ मेनी ऑफ यू आर ओके। पोल का के लिए, पोल में करता हूँ ना यहाँ पे, चलो आज पोल करूँगा। पोल पर सिस्टम थोड़ा खराब कर दिया, क्वेश्चन टाइप करना पड़ता है, इतना थोड़ा फैकल्टी पास टाइम है, 3 बजे
4 बजे, 5 बजे, टाइम भी तो सेलेक्ट करना है, तो 30 सेकेंड का टाइम। बताओ सभी लोग टाइम। 3 PM, 4 PM, 3 लोग हैं। वो चेंज हो रहा है। मेरे सपोर्ट लो वाले ज्यादा है। ठीक है चलो, तो फिर जैसा ज्यादा लोगों ने 3 PM पे मतलब बोला है, तो हम लोग 3 PM पे क्लास लगा लेते हैं, ठीक है ना। रोशनी बोल रही 4 PM पे। रोशनी थोड़ा एडजस्ट कर लेना 3 PM पे यार, आ जाइएगा आप भी। ठीक है, 3 PM पे एडजस्ट कर लीजिएगा, हो जाए। ठीक है ना, तो मिलते हैं 3 PM पे। टारगेट अपना पहले से सेट है, हमको क्या करना है यहाँ पे, एटीएम और एनर्जी मीटर दोनों कंप्लीट करके ही क्लास को खत्म करेंगे। ठीक है, अभी के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।